हाउ इज योर प्रिपरेशन एंड कैसे हैं आप लोग? टेंशन चल रही है? डर का माहौल चल रहा है ना? हम्म। गुजारा चल रहा है। डर का माहौल चल रहा है आजकल। वालेकुम अस्सलाम। अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है। अच्छा। नहीं नहीं, टेंशन ना ले, देखो। अगर आप सीएसएस के पेपर में या चलो पीएमएस के पेपर में अगर आप टेंशन में जाएंगे, मेंटल आप स्ट्रेस लेके कभी पास नहीं होगे। क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटीज होती है ना, उनकी डेथ हो जाती है। कि उनकी आपकी ट्रू पोटेंशियल बाहर नहीं आती। एंजाइटी होती है, नेचुरल बात है। रिवीजन का मसला आ रहा है आपको। रिवीजन होती है आपकी बाय प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस से होती है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर लेते हैं आपका लास्ट में। Recording in progress. हाँ जी। सो वी आर नाउ सीइंग द रेगुलर सेशन। बेसिकली इट इज 4 in 1 सेशन, जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के करंट इश्यूज भी होंगे, एंड कुछ टॉपिक्स इस तरह से भी होंगे कि पॉलिटिकल साइंस 2 में भी आपको हेल्प करेंगे, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 2 में भी आपको हेल्प करेंगे। दिस इज बेसिकली 4 in 1 सेशन। ये लास्ट टाइम में हुआ था, और अभी दिस इज द रिवीजन सेशन, जो कि आपके टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सेशन में। रिवीजन भी उनकी हो जाएगी, एंड विथ एवल्यूशंस वो कवर भी हो जाएंगे। तो बेसिकली इट इज 4 in 1 सेशन। 4 सब्जेक्ट एक ही सेशन में हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट हमने जो सेशन किया था उसमें भी 4 in 1 ही था। पॉलिटिकल साइंस 2 भी मैंने करवा दिया था, IR 2 भी, एंड करंट अफेयर्स एज वेल एज पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स के जो करंट इश्यूज हैं, प्री पार्टीशन में मैं नहीं जाता। ठीक है, प्री पार्टीशन में नहीं जाता। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट, इस सेशन के जो फीचर्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो सेशन होगा ना, इसका मेन फोकस होगा पाकिस्तान के करंट इश्यूज, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल 26 अमेंडमेंट जैसे अभी आई है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, या फॉरेन पॉलिसी, या जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान है, रिगार्डिंग द पाकिस्तान अफेयर्स है ये चीजें। रिगार्डिंग द पाकिस्तान अफेयर्स है। उसके बाद करंट इश्यूज में आते हैं, ग्लोबल इश्यूज आते हैं। ठीक है, ग्लोबल इश्यूज आते हैं, या प्रीवेलिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वो भी आती है। दीज टॉपिक्स विल हेल्प यू इन करंट अफेयर्स IR 2 एंड पॉलिटिकल साइंस 2। अब आती है मेन जो चीज है ना, मेरे सेशन की जो मेन चीज होती है वो होती है एवेल्यूएशंस। एवेल्यूएशंस मैं आपको ना पढ़ा दूं, सब कुछ सिखा दूं, उसका कोई फायदा नहीं होता अनटिल अनलेस आप लिखते नहीं है। वो लास्ट देखी थी, कल मैंने असाइनमेंट शेयर की थी ग्रुप में। आई होप आप लोगों ने देखी होंगी। कल मैंने असाइनमेंट्स एवेल्यूएट की थी, आप लोगों ने देखी थी ग्रुप में। 26 अमेंडमेंट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, 26 अमेंडमेंट में। एंड उसके अलावा बांग्लादेश क्राइसिस पे भी क्वेश्चन था। बांग्लादेश क्राइसिस पे भी क्वेश्चन था। किसी ने नहीं पास किया, किसी ने भी नहीं पास किया। सब फेल, सारे फेल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे सेशन की जो फीचर होते हैं वो होती है एवेल्यूएशंस। एवेल्यूएशंस आपको लिखना नहीं आता, घर बैठ जाओ, छोड़ दो सीएसएस। मेरा ऑनेस्टी ओपिनियन यही होता है। ठीक है, कोई ड्रे ड्रीमिंग नहीं दिखाता मैं आपको। और आप लोगों ने असाइनमेंट एवेल्यूएट करवाई भी है मेरे से, फ्री की ग्रुप में। ठीक है, तो एवेल्यूशंस जो होंगे वो मेन फोकस होंगे। और मैं ये बर्बादी की जो टिक्स होते हैं ना, जो मोस्टली एकेडमीज लगाते हैं, सब सही है, सब सही है, ओके ओके। मेरे सेशन में नहीं होता ऐसे, कभी भी मैं एक्सीलेंट नहीं देता। आपकी ग्रामर, आर्ग्यूमेंट्स, हेडिंग्स, सब चीजें चेक की जाती हैं असाइनमेंट में।
इस एवेल्यूएशन से सिर्फ आपको पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स में हेल्प नहीं मिलती, इंक्लूडिंग जो मेरा मेन फोकस होता है ना, टारगेट होता है, वो होता है इससे इससे यहां से करंट अफेयर्स से या पाकिस्तान अफेयर्स से मैं आपके इससे के आर्ग्यूमेंट्स को इम्प्रूव करता हूँ, इससे के आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक टॉपिक है डेमोक्रेसी, होप्स एंड हर्डल्स। अच्छा मुझे बताओ, ये 2018 में आया था। हर्डल्स में सबसे पहले अगर चीज आती है, वो आती है मिलिट्री इंटरवेंशन। मिलिट्री इंटरवेंशन लिखते हो ना आप? ऐसा ही लिखोगे ना आप कि मिलिट्री इंटरवेंशन ने डीरेल की है डेमोक्रेसी, यही लिखोगे? हम्म, यही लिखेगा ना कि मिलिट्री इंटरवेंशन हैज डीरेल द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। लेकिन मिलिट्री ने क्या किया है ऐसा कि जिससे डेमोक्रेसी डीरेल हुई है? एक्समिनर उसी में इंटरेस्टेड है। मेरे मिलिट्री इंटरवेंशन इज नॉट अ थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। मिलिट्री ने कौन से ऐसी रिफॉर्म्स लाए जिससे डेमोक्रेसी डीरेल हुई? पहले सुन लो, लाए बात सुन लो पहले। मिलिट्री ने कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई? अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट बनाऊंगा ना, इस तरह से होगा। देखो, सीखने आयो सीख के जाओ। एट्थ अमेंडमेंट थी, एक 17th अमेंडमेंट थी। ये जिया साहब ने दी, ये मुशर्रफ साहब ने दी। अब मैं इसका आर्ग्यूमेंट बनाता हूँ आपके सामने। मिलिट्री इंटरवेंशन हैज डीरेल्ड द डेमोक्रेसी, ये टॉपिक सेंटेंस मेरा बना। ठीक है, when the military came into power, it enacted certain constitutional amendments which threatened the democracy. And such amendment like 88th Amendment was incorporated in the Constitution of 1973 by General Jalog. Through the 8th Amendment, Article 52 8B was incorporated in the Constitution, under which the Prime Minister became a subordinate to the President, and President has the exclusive authority to sack the Prime Minister and dissolve the Parliament. Similarly, similarly, the 8th Amendment was reversed through the by the Nawaz Sharif through 13th Amendment. However, when the Musharraf came to power, he restored the Article 58 to be through 17th Amendment. Therefore, when the military leaders came to power, they derailed the democracy by enacting their rules, enacting their rule through certain constitutional amendments. इस तरह से होगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स आपके बिल्डअप होंगे। समझ आई आपको बात? तो बर्बादी के टिक मार्क्स नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एवेल्यूशंस होती हैं मेरे सेशंस की, स्ट्रिक्ट एवेल्यूशंस। अच्छा जी, कंटेंट जो है, कंटेंट जो है मैं खुद ही देता हूँ। आज इस टॉपिक का जो टॉपिक है ना, इसका कंटेंट मैंने सुबह खुद बनाया है, बैठ के खुद बनाया है। ये कोई JWT या वो जो नोआ वाली मैगजीन है उनसे नहीं, उनसे उनको पढ़ा मैं, मतलब उनको अवॉइड ही करें तो बेहतर है। इसी वजह से तो 14 ये CSS स्पेशल में मार्क्स देखिए ना, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में कैसे आई है। इवन CSS 2023 का रिजल्ट देखो, वो टॉपर की 14 मार्क्स हैं। ये हालात है वैसे। तो ये जो शॉर्टकट वाले हैं ना, उसको खत्म ही करो। 2 वीक्स का सेशन होगा। नंबर ऑफ क्लासेस जो है इसकी ज्यादा होंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। और ये जो आज की क्लास है ना, ये रेगुलर क्लास है, फ्री की क्लास है, ये कोई ओरिएंटेशन क्लास नहीं है। वीकली एवेल्यूशंस होंगी। अब वीकली एवेल्यूशंस में इस तरह से, फॉर एग्जांपल मंडे को फ्राइडे से फ्राइडे को लास्ट क्लास है, फ्राइडे को लास्ट क्लास ना, मैं फ्राइडे को आपको असाइनमेंट दे दूंगा जितना हमने पढ़ा पूरा वीक।
आपने वो एवेल्यूएट सबमिट करनी है मुझे संडे तक। संडे को आपने सबमिट करनी है। फर्स्ट असाइनमेंट में जो CSS 2025 के लिए जा रहे हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू रिगार्डिंग द एवेल्यूएशंस एंड रिवीजन। आपको पता चलेगा, मुझे फर्स्ट असाइनमेंट में ही पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपकी एस्से की राइटिंग बाहर आ जाएगी, फिर सी बाहर आ जाएगी, ऑल साइंस जिसका 2 है बाहर निकल के आएगा, आया जिसका है, या पाकिस्तान अफेयर्स की कितनी प्रिपरेशन है या करंट अफेयर्स की, आपका राइटिंग स्टाइल बाहर निकल के आएगा। उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर आपको सजेस्ट कुछ करूंगा कि आपने ये चीजें इंप्रूव करनी है। तो ये जो सेशन है ना, इसकी फीस भी मैंने इसी वजह से कम रखी है, ताकि आप लोग अफोर्ड कर सको। इसी बात पे सर शरिया से लड़ाई हो गई। ठीक है, इसकी फीस भी मैंने कम रखी है। इसकी फर्स्ट जो असाइनमेंट होगी ना, फ्राइडे को होगी, इस वीक के फ्राइडे को पता चल जाएगा आपको आप कहाँ स्टैंड करते हो। आपकी ऐसे राइटिंग बाहर निकल के आ गई पूरी, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सब नजर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने स्पेशल चीज भी है इसमें, अगर किसी ने मेरी असाइनमेंट पास की, उस पे हमारा स्पेशल फोकस होगा। कुछ कैंडिडेट्स अगर पास कर लेते हैं मेरी असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट, उन पे हमारा स्पेशल फोकस होगा। ठीक है, फॉर CSS 2025 स्पेशल फोकस। अब स्पेशल फोकस में कुछ बताऊंगा नहीं मैं, उसकी हेल्प होगी इसी राइटिंग में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, एसए में, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें हेल्प होगी, अगर फर्स्ट असाइनमेंट मेरी पास कर लेते हो आप। ओके जी। तो 3 असाइनमेंट्स होगी। फर्स्ट असाइनमेंट में आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सेकंड असाइनमेंट में आपने वो चीजें ठीक करनी है। थर्ड जो ग्रैंड टेस्ट होगा, उसमें आपकी चीजें इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगी। स्पेशल फोकस होगा पाकिस्तान के करंट इश्यूज पे। ठीक है। और राइटिंग टेक्निक्स पे कि लिखते कैसे हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे पास जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका, लेकिन लिखने में बड़ा मसला आ रहा है। पेपर में अल्टीमेटली लिखना है, पेपर में अल्टीमेटली लिखना है आपने। नहीं लिखना आता तो मत दो अटेम्प्ट। सही में कह रहा हूँ आपको, मत दो अटेम्प्ट। मेरा ना एक जानने वाला है, कोलीग है, उसकी कोई CSS की प्रिपरेशन भी खास नहीं थी, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसकी जो एक्सप्रेशन एंड राइटिंग टेक्निक्स थी ना, वो पास कर गया उसकी बेस पे, पास कर गया। अब कस्टम्स में है वो, कोलीग है मेरा। वो कस्टम्स में है आज। उसकी कोई इतनी हाई लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी, जस्ट बिकॉज उसे लिखना आता था। ठीक है। कौन सी, मेरा एक कोलीग है लाइबा, कस्टम्स में है अभी, नाम नहीं बताऊंगा, इसी कस्टम में। उसकी की हाई लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी, कॉन्सेप्ट्स नॉर्मल, लेकिन उसका जो राइटिंग स्टाइल है ना, एक्सप्रेशन, ही न्यू हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, वो क्लियर कर गया, अभी कस्टम्स में है। और लास्ट में जो है ग्रैंड मॉक होगी। कोई बच्चा जो है क्लास फॉर एग्जांपल नहीं ले सकता फॉर एनी रीजन, तो रिकॉर्डिंग्स होती हैं 48 आवर्स के लिए, नॉट मोर देन द 48 आवर्स, नॉट मोर देन द 48 आवर्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो के जी सदरा कंटेंट मैटर करता है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन कंटेंट की प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपको सदरा एग्जामिनर इस तरह से नहीं बुलाएगा कि इधर आ जाओ सदरा, ये क्या लिखा है आपने, ये क्या लिखा है आपने, यहाँ पे कामा क्यों दिए है, अच्छा ये आर्गुमेंट क्यों दिया है आपने। आपका पेपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, और ये कहाँ से आता है, एवेल्यूएशन से। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो प्योर सेशन है ना, ये इसकी एवेल्यूएशन पे ज्यादा फोकस होगी। मेरा लास्ट सेशन जो हुआ है अभी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का, उनसे पूछो जाके, फेल ही किया है मैंने सबको। और फर्स्ट असाइनमेंट और उनकी लास्ट असाइनमेंट में वो खुद ही बताते हैं कि सर बहुत डिफरेंस है। तो इसका जो मेन फोकस है वो एवेल्यूएशन से ही है, एवेल्यूएशन से। 3 में बता रहा हूँ, मैं 4 भी ले सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, नो, नो इशू। ठीक है। तो ये ले लेना, इसकी मैंने फीस भी बहुत कम रखी है।
इसी रीजन, यही रीजन है। अच्छा जी, आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज, फर्स्ट टॉपिक, ये रेगुलर क्लास है, ठीक है। ये रेगुलर क्लास है, याद रखना, ये कोई ओरिएंटेशन क्लास नहीं है। फर्स्ट टॉपिक जो कि आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर एंड पोल साइंस 2 में हेल्प करेगा, रिकैलिब्रेटिंग द यूएस पॉलिसी इन साउथ एशिया पोस्ट अफगानिस्तान, स्ट्रेटेजिक implications फॉर पाकिस्तान। कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है साउथ एशिया में, वो चेंज हो गई अब, स्पेशली आफ्टर द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके इम्प्लीकेशंस क्या है पाकिस्तान पे, ये आपको आईआर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में, या इवन पोल साइंस 2 में भी हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? स्लाइड्स में नहीं दूंगा मैं आपको, नोट्स दूंगा ना, नोट्स दूंगा मैं आपको नोट्स दूंगा, आप स्लाइड्स क्यों पढ़ेंगी? मैं आपको नोट्स दूंगा, आपको कोई मैगजीन लेने की कोई नीड नहीं है, नोट्स दूंगा मैं आपको। हाँ जी। सबसे पहले जो इश्यू आता है मुझे जब मैं एवेल्यूशंस करता हूँ ना, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मैं फेल हो जाते हैं, आगे चेक करने की कोई नीड ही नहीं पड़ती, यहाँ पे ही फेल कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन की लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कोई पता नहीं, बस लिख ले, अन्य लिखते हो आप, ठीक है। पूरी हिस्ट्री लिख लेते हो, क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स पे है। इंट्रोडक्शन में ही पता लग जाता है कि आपने, देखो इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो होता है ओवरव्यू। ये पेपर टेक्निक्स बता रहा हूँ साथ साथ, ओवरव्यू होता है क्या, किसका? आपके क्वेश्चन का, कि आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे, ओवरव्यू होता है। अब क्वेश्चन फॉर एग्जांपल है पाक यूएस रिलेशंस पे, लिखा आप इंडिया पाक रिलेशन से रहे हो या चाइना लिख रहे हो इंट्रोडक्शन में, एग्जामिनर जो है ना, सीधा सीधा क्रॉस करता है, आगे जाता ही नहीं है वो। आपने उसके लिए बड़ा आसान सा काम कर दिया फेल होने के लिए, वो आपको थैंक्स लिखता है, थैंक्स, वेरी गुड, मेरा टाइम आपने सेव कर दिया। ठीक है जी। फर्स्ट लाइन देखो अब, कहां से, किसके बारे में क्वेश्चन है ये? साउथ एशिया के बारे में है, साउथ एशिया, कीवर्ड इज साउथ एशिया। यहां से आपका इंट्रोडक्शन देखो किस तरह से स्टार्ट होता है। The South Asia region has always been a center of attention for the major powers. Opening line ही always hit the question, always hit the question, सीधा क्वेश्चन को हिट किया, ठीक है। क्यों मेजर पावर का टेंशन रहा है आप देखो, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया इंडो पाकिस्तान को, उसके बाद सोवियत आ गई, अफगानिस्तान को इन्वेड किया, उसके बाद यूएसए आ गई, अफगानिस्तान को इन्वेड किया, अभी यूएसए यहां से गई है, ठीक है। थ्री मेजर पावर्स, थ्री मेजर पावर्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है। Its strategic location and human resources attract the world powers to maintain their presence and influence in the region, क्योंकि ये रिसोर्स रिच रीजन है। जो देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश पूरा खत्म हो गया था, लेकिन वापस से ग्रो कैसे हुआ ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन, क्योंकि यहाँ से वो यहाँ पे ना, शशि थरूर साहब कहते हैं, शशि थरूर साहब की बुक है इन एरा ऑफ डार्कनेस, वो लिखते हैं इवन द वर्ल्ड वॉर टू के बाद
ब्रिटेन वीक हो चुका था, लेकिन इंडिया की जो वेल्थ थी ना, इंडिया की वेल्थ की बेसिस पे उन्होंने रिगेन किया वापस। आफ्टर द decolonization and during the Cold War, the USA began to take interest in South Asia to contain the expansion of Soviet in the region. ठीक है, जैसे ही डिकोलोनाइजेशन हुई है तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, दो सुपर पावर्स, सोवियत एंड यूएसए। अब सोवियत सेंट्रल एशिया से होकर अफगानिस्तान में आ गया था। ठीक है, यूरोप में तो नेटो के थ्रू उन्होंने कंटेन किया, नेटो के थ्रू। लेकिन साउथ एशिया में फिर, साउथ एशिया में दो पेक्ट्स बनाए यूएसए ने। सेटो सीटो, ठीक है। After the decolonization, USA began to take interest in South Asia. It made Pakistan ally in the region and signed SETO in order to counter communism in Afghanistan. The USA foreign policy towards South Asia earlier focused on the political या politics and economics. Basically उसकी जो focus थी वो थी सोवियत को कर्टेल करने के लिए। The United States of America has held a significant position in the global politics as a superpower from the end of Cold War to the present day. ठीक है, क्योंकि कोल्ड वॉर जैसे खत्म हुई है तो वर्ल्ड जो है वो मूव हुई यूनिपोलर वर्ल्ड में, यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएसए जो है वो इमर्ज हुआ सोल सुपर पावर, सोल सुपर पावर। The geopolitics of South Asia has been a major strategic importance to the world powers, ठीक है, ड्यू टू देयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हमेशा ही जियोपॉलिटिक्स साउथ एशिया की बड़ी चैलेंजिंग भी रही है। इसमें शॉर्ट टर्म्स थे गेम्स यूएसए के, एंड लॉन्ग टर्म्स भी गेम थे। मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेम्स कौन से थे। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या है, अफगानिस्तान पे इन्वेड, एंड लॉन्ग टर्म में आता है कि चाइना की इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में ना हो, साउथ एशियन कंट्रीज चाइना की इन्फ्लुएंस में ना आए, या चाइना साउथ एशिया की बेसिस पे सुपर पावर ना बने, साउथ एशिया की बेसिस पे। ओके, the USA approach towards the region has been a cause of concern for the states, particularly India and Pakistan. अब देखिए यूएस की जो पॉलिसी रही है ना, वो रही है यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान अफेक्ट्स द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बायलैटरल रिलेशंस को भी इम्पैक्ट पड़ती है, इम्पैक्ट होता है यूएस की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान या इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस पे भी इम्पैक्ट होता है इसका। इसका एग्जांपल दूं, देखो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। इंडियन अपनी मूवीज में भी दिखाते हैं कि उनकी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। उस टाइम था वो वॉर ऑन टेरर हो रही थी, ठीक है, यूएसए और पाकिस्तान एलाई। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ जब इंडिया के, तो दो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ गए थे, मिलिट्री उनकी बॉर्डर पे आ गई थी। लेकिन यूएसए ने इंटरवीन किया, दोनों को निगोशिएटिंग टेबल पे बिठाया, बातचीत करो और मसला खत्म करो, बातचीत करो और मसला खत्म करो, ठीक है। Despite being an important ally, a non-NATO ally of USA, Pakistan could not secure its vital interests during the Cold War and after 9/11, leading to a relationship marked by suspicion and mistrust. देखो, पाकिस्तान नॉन नेटो अलाई है यूएसए का, कोल्ड वॉर में भी अलाई है। पूरी वॉर ऑन टेरर की वजह से हमने पूरी अपनी अफगान पॉलिसी चेंज की, लेकिन पाकिस्तान कोई भी फायदा नहीं ले सका।
ठीक है, नहीं ले सका, उसके रीजंस हैं, उसके रीजंस हैं। पाकिस्तान क्लोजेस्ट अलाय ऑफ यूएसए, फ्रंट लाइन डिफेंडर हम। और जो तालिबान हमारे दोस्त थे, उनके अगेंस्ट हम लड़ने लग गए। कोल्ड वॉर में इंडिया सोवियत का अलाय था, ठीक है। लेकिन यूएस से उसने इंडिया ने यूएस से फेवर लिए। ईरान के साथ ट्रेड करता है इंडिया। रशिया से अभी वेपन्स लिए हैं। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल पोजीशन ली इंडिया ने, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल पोजीशन ली, लेकिन हमने कोई फायदा नहीं लिया। ये हमारा आता है बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी फेल्यूर। फॉरेन पॉलिसी फेल्यूर। हमने ईरान के साथ ट्रेड करना था एनर्जी, एनर्जी में, ईरान के साथ। लेकिन हमारा आता है सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेल्यूर। ओके। On the other hand, India, though not a Cold War ally, not a frontline state in the US campaign against terrorism, has enjoyed a special status with the USA. The evolving dynamics of South Asia and China's increasing role in the region have brought India and USA closer cooperation, resulting in the deep and widespread strategic engagement. आप मुझे ये बताओ, सारे क्लास में हो, ये लैंग्वेज आप लिखते हो पेपर में, या जो लोकल मैगजीन्स होते हैं, लोकल मैगजीन्स, उसमें ये लैंग्वेज होती है? सच बताना मुझे। सारे आप क्लास में हो, ये लैंग्वेज आपके लोकल मैगजीन्स में होती है? ये जो आप 300 400 रुपए या 600 के होती है? सच बताओ, सारे क्लास में हो आप? और काइंडली सारे पार्टिसिपेट करें। पढ़ी होंगी ना मैगजीन्स आपने? मैगजीन्स पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स की, रटे हुए लगाते हैं आप उसको। ये लैंग्वेज लिखते हो आप इस तरह से? तो जो असाइनमेंट्स में मैं फेल करता हूँ, ये क्या मेरा इनहेरेंट राइट नहीं हुआ फिर आपको फेल करूं, कटिंग करूं आपकी ग्रामर मिस्टेक्स? हम्म। जी, ये आपका था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इस तरह से ही लिखा जाता है पेपर में भी, चाहे आप करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस 2 हो, चाहे आईआर हो, या आपके दूसरे सब्जेक्ट से, इसी तरह से इंट्रोडक्शन एक लिखा जाता है। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द यूएस अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान पे अप्रोच यूएसए की, जब इंडिया एंड पाकिस्तान डिकोलोनाइज हुए ना, कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हुई थी। सोवियत को यूरोप में, फिर यहाँ पे साउथ एशिया में सेटो सेटो बनाए, सोवियत की कम्युनिज्म को रोकने के लिए। ठीक है, सोवियत की कम्युनिज्म को रोकने के लिए साउथ एशिया में। लेकिन देखो एक चीज थी, इंडिया ना स्टेब्लिश्ड स्टेट था, क्योंकि मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत वहां पे थी। मुगल ने, इवन ब्रिटिश ने इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया। और पाकिस्तान जो है, उसको शेयर भी नहीं मिला, इतना फेयर शेयर नहीं मिला था, तो पाकिस्तान डेवलप नहीं था। पाकिस्तान डेवलप नहीं था। US foreign policy focused on containing communism and promoting capitalism after the end of Second World War, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नियो लिबरल ऑर्डर, पॉलिटिकल साइंस 2 एंड आपने आईआर 2 में सुना होगा नियो लिबरल ऑर्डर। नियो लिबरल ऑर्डर में क्या आता है? स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इन वर्ल्ड।
नियो लिबरल ऑर्डर लेके यूएसए चल रही थी दुनिया में। नियो लिबरल ऑर्डर। Throughout the Cold War era, USA has been involved in the regional alignment, security and economic alliances. क्योंकि alliances बना रहे थे containment policy of the USA against the Soviet. इसको हम कहते हैं containment policy, सोवियत को contain करना. It was a Cold War and the US approach towards newly independent countries was somewhat considered balanced as two independent states were established with different socio-economic postures. इंडिया वाज एन एस्टेब्लिश्ड स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुगल दिल्ली सल्तनत ने ब्रिटिश ने डेवलप किया था, विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्पल economic and military resources, while Pakistan was suffering from the enormous problems in political, financial and administrative structures. यह आपने पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ा होगा. अच्छा, पाकिस्तान जो है ना सिक्योरिटी चैलेंजेस भी फेस कर रहा था. इंडिया ट्राइंग टू क्रिएट मैक्सिमम प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान. वेस्टर्न बॉर्डर पे सोवियत थी हमारे यहाँ, तो पाकिस्तान को ना एक पोटेंशियल एलाई चाहिए था. पोटेंशियल एलाई. ईस्टर्न बॉर्डर से हमें इंडिया से थ्रेट और वेस्टर्न बॉर्डर से सोवियत से थ्रेट. पाकिस्तान को एक पोटेंशियल एलाई चाहिए था, पावरफुल एलाई. लेकिन यूएसए इंडिया को एलाई बनाना चाहता था बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड पॉपुलेशन, बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से यूएस को पाकिस्तान को ही एलाई बनाना पड़ा. ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले. यूएसए इंडिया को ही एलाई बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान की इस तरह से कि पाकिस्तान को ही एलाई बनाना पड़ा. पाकिस्तान was facing security challenges and threat from India, and it was compelled to have a strong alliance to fulfill its economic and security needs. पाकिस्तान के पास ना सिक्योरिटी मिलिट्री उसकी स्ट्रांग ना इकोनॉमी. ठीक है, और थ्रेट्स अलग से सिक्योरिटी थ्रेट्स. यहां से जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चली है ना शुरू के दिनों में, फॉरेन पॉलिसी वो चली है क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी. क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी. हम सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं, हम सिक्योरिटी स्टेट, जिसको सिक्योरिटी क्राइसिस या सिक्योरिटी थ्रेट्स ही रहे हैं हमेशा से, सिंस द इंडिपेंडेंस. सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं हम. Pakistan facing severe internal and external security challenges and economic woes sought a powerful ally to ensure its survival and bolster its position against India. Initially, USA wanted to ally with India due to its size, leadership, and potential to serve the US interest. However, Pakistan's geographical location and the need for an ally against the Soviet expansion led to a shift in the US foreign policy. और पाकिस्तान को नीड थी यूएस की एक पावरफुल अलाई की, जो कि उसके मिलिट्री एंड इकोनॉमिक जो फुलफिलमेंट है या नीड्स है वो उसके फुलफिल करे, और यूएस को भी एक अलाई की नीड थी. और लेकिन पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से यूएस ने अलाई बना दिया. अब आते हैं मजे की स्लाइड्स. बहुत मजे की है. अब यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है ना साउथ एशिया में, किस तरह से वो फ्लक्चुएट होती है, यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे बताओ. सायमा, आफिया, अहमद, अहमद, अलीहा, अलीना, अमरीन, आमना, अरसल, बिलाल, दुआ, फरवा, हफ्सा, हेरा, हुमेरा, इफ्तिखार, इमरान, इर्तजा, कायनात, कोमल, लाइबा, महम, मलिहा, मारिया, मरियम, मोहम्मद, आदिल, मुसविर, रिमशा, सादिया, अब्बास, सीरत, शफक, सिदरा, सुमन, वकार और रेशवा. जी रिकॉर्डिंग हो रही है. ये वाली आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन नहीं देखी देखो, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में मसला है फिर. राइबा, राइटिंग में मसला है फिर. वो आप असाइनमेंट करेंगी
क्योंकि आपने सेशन में ज्वाइन कर लिया है ना, वो ठीक कर लूंगा मैं। वो ठीक कर दूंगा मैं, आपकी फर्स्ट असाइनमेंट से फिर मैं वो एवेल्यूशंस करके आपकी राइटिंग वो स्टाइल फिर चेंज कर दूंगा मैं। डोंट वरी। आपने सेशन ज्वाइन किया हुआ है, तो फर्स्ट असाइनमेंट में वो मिस्टेक्स बाहर आ जाती हैं, फिर मैं उसको एवेल्यूशंस के थ्रू ठीक कर देता हूँ मैं। हाँ जी ठीक है, डोंट वरी। Throughout the Cold War, US policy for South Asia fluctuated during the changing priorities. After the independence, both Pakistan and India were in complex relationship due to the Kashmir issue. क्योंकि जैसे ही हमें ब्रिटिश ने यहाँ से चले गए, एक मसला हमें छोड़ के गए, एक कश्मीर। ठीक है, जिसकी वजह से बायलेटरल रिलेशंस इंडिया के साथ हमेशा ही टेंस रहे हैं। इनिशियली यूएसए allied with Pakistan and supported it through military and economic aid. और क्योंकि हम सेटो और सीटो के मेंबर थे, तो हमें इकोनॉमिक एड में मिली एंड मिलिट्री एड में मिली। पाकिस्तान एंड यूएसए आल्सो कंडक्टेड अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 1954 and became the most allied ally in South Asia. Most allied ally, हम मोस्ट allied allied थे साउथ एशिया में। Then there came a turn in the यूएस पॉलिसी फॉर साउथ एशिया। अब पता है यूएस की फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है 1960s में, जब प्रेसिडेंट एज़ेनोवर आते हैं इंडिया में। This visit acknowledged the US for India's strategic posture in the wake of securing its economic and political interest. और यूएस को देखो किस तरह से यूएस ने इंडिया और पाकिस्तान को यूज किया है। आपको इस स्लाइड्स में पता चलेगा आपको किस तरह से उन्होंने यूज किया है। इंडिया चाइना बॉर्डर वार होती है, ये ध्यान से सुनना आप। इंडिया चाइना बॉर्डर वार होती है 1962 में। इंडिया को वेपन्स दिए जाते हैं अगेंस्ट चाइना। इन द मीन टाइम, और ये 1962 की बात हो रही है। चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि आप इंडिया पे अटैक करें। दूसरा फ्रंट, हमने एक फ्रंट खोला हुआ है, आपने दूसरा फ्रंट को ओपन करें। टू फ्रंट वार इंडिया अफोर्ड नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली सरेंडर करेगा। लेकिन यूएस ने पाकिस्तान को कहा कि आप न्यूट्रल रहें, आप न्यूट्रल रहें, इंडिया को तंग ना करें, इस वार में इंडिया को तंग ना करें। और मजे की बात देखो, 1960 सिर्फ 3 साल बाद 1965 वार होती है, और वहां पे यूएसए कहता है हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा तो कोई काम नहीं है, आपस में लड़ो मरो। मतलब मजे की बात देखो, 1962 वार में यूएसए वेपन्स प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक एड भी देता है इंडिया को अगेंस्ट चाइना। पाकिस्तान को कहता है कि आप इंडिया को मत छेड़ो, ठीक है, जब तक ये वॉर खत्म ना हो। पाकिस्तान न्यूट्रल रहता है। चाइना पाकिस्तान को समझाता है कि आप सेकंड फ्रंट ओपन करें, और 3 साल बाद 1965 वार हो जाती है। यूएसए कहता है कि आप बेशक हमारे एलाय हो, लेकिन हम न्यूट्रल हैं, हम तो न्यूट्रल हैं इस वार में। यही कुछ हो रहा था मतलब। अब आता है इंसिडेंट ऑफ 9/11 इन यूएस काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। देखो, 9/11 के बाद हर नेशन की पॉलिसी, जो सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन पॉलिसी ना, वो चेंज हुई 9/11 के बाद। यूएस ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर लॉन्च करता है, और पाकिस्तान को कहता है कि आर यू विथ अस और अगेंस्ट अस, मतलब आप मिडिल ग्राउंड कोई भी नहीं ले सकते, या आप हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट हैं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस पाकिस्तान चेंज्ड इट्स अफगान पॉलिसी। पाकिस्तान ने पूरी अपनी अफगान पॉलिसी चेंज की। जिन मुजाहिदीन को हमने, आज के जो तालिबान है उनको हमने ट्रेड किया, ठीक है, उनके अगेंस्ट ही हमने फिर लड़ना पड़ा। ये टीटीपी वाले यही तो कहते हैं हमें कि आप पैसे लेके अपने ही दोस्तों को मारते हो। ये टीटीपी वाले ही कहते हैं ये, कि आपने ही हमें बनाया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, और यूएस के कहने पे, और यूएस के कहने पे ही आप हमें मारते हो। ठीक, अब ये पेपर में नहीं लिखना, वैसे मैं बता रहा हूँ।
ठीक है ना। अपनी पूरी पॉलिसी चेंज कर दी। The incident of 9/11 changed the nature of international security environment. The USA alleged Osama bin Laden and Al Qaeda of the terrorist attacks and started airstrike on Afghanistan. क्योंकि war on terror start हो चुकी थी। Pakistan once again seemed to be befitting option for the conduct of successful operation in Afghanistan, क्योंकि अफगानिस्तान से जो रूट जाता है वो पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान से ही होके जाता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होती है ट्रूप्स को, इंक्लूडिंग लैंड हो या एयर बेसिस हो। अंडर यूएस also changed its approach towards Afghanistan and became the part of coalition against the Taliban, जिनको हमने बनाया फिर उसके अगेंस्ट ही हम लड़ने लगे अंडर द यूएस प्रेशर। अच्छा जी। Pakistan again became the center of state for the US strategic interest in the region. However, this cooperation was short due to other developments in the area. देखो, वहां पे मिसट्रस्ट भी क्रिएट हुआ। वहां पे मिसट्रस्ट भी क्रिएट हुआ। यूएस और पाकिस्तान आज तक ट्रस्ट नहीं करते हैं। यूएसए ने डू मोर का मंत्रा शुरू कर दिया। ठीक है। It was a time when the China began to rise in the first decade of 21st century। और यहां से देखो चाइनीज की फॉरेन पॉलिसी देखो। यूएसए वॉर में इंगेज, चाइना ने अपनी पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। इकोनॉमिक, यूएस का फोकस चाइना पे था ही नहीं उस टाइम, सिर्फ वॉर ऑन टेरर। और चाइना ने इकोनॉमिकली ग्रो शुरू कर दिया। एंड इट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन वाज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर द यूएसए। तो यूएसए नीडेड इंडिया। अब यूएस को अब इंडिया की नीड पड़ती है कि चाइना पे नजर रखे। चाइना पे नजर रखे इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इंडो पैसिफिक रीजन क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन में दो ओशन है, एक इंडियन ओशन है, एक आता है पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन में इंडिया को एलाय बनाया हुआ है यूएस ने। पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया को एलाय बनाया हुआ है। यहाँ पे क्वाड बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है ऑकस। ये हम इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ यूएस में हम कवर करेंगे। इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ यूएसए में कवर करेंगे इंशाल्लाह। The USA needed India to scrutinize China's increasing involvement in South Asian region and restrain it in the Indian Ocean। देखिए, यूएस की शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं साउथ एशिया में। ठीक है, कि अफगानिस्तान में उसे अपनी मर्जी की गवर्नमेंट चाहिए थी और चाइना की इन्फ्लुएंस ना हो साउथ एशिया में, या साउथ एशिया की बेसिस पे चाइना सुपर पावर ना बने। ये इसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स थे। The US policy for South Asia comprises strategic related short terms and long term objectives। शॉर्ट टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे? कि अफगानिस्तान में टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म ना हो और वहां पे यूएस की प्रो यूएस गवर्नमेंट हो। और दूसरा ऑब्जेक्ट ये आता है कि चाइना की राइज ना हो, या साउथ एशिया चाइना की इन्फ्लुएंस में ना आए, या साउथ एशिया की बेसिस पे चाइना राइज ना हो। ये इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब यूएसए फेल क्यों हुआ अफगानिस्तान में? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। ऑल ऑफ यू 36 मेंबर है क्लास में, काइंडली 36 कमेंट्स मुझे चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, याद कर लेंगे। समझना पड़ता है, एक स्टोरी की तरह तो मैं बता रहा हूँ आपको।
जी। ओके। यूएसए imposed a government of its own choice in अफगानिस्तान। सबसे पहले सबसे पहले यूएस ने क्या किया, अपनी मर्जी की गवर्नमेंट बिठा दी अफगानिस्तान में। इट इग्नोर द ग्राउंड रियलिटीज दैट ट्राइबल एंड ethnic loyalties supersede the loyalties to the government in अफगानिस्तान। देखिए, चाहे बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वहां पे ट्राइबल लॉयल्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपने लोगों को, अपने जिरगे को सपोर्ट करना। गवर्नमेंट को लोग इतना सपोर्ट नहीं करते जितना अपने ट्राइब को सपोर्ट करते हैं। ये बात यूएस को समझ पता नहीं थी। जो न्यू गवर्नमेंट बनाई ना हामिद करज़ई की, उसमें द न्यू गवर्नमेंट लेट सपोर्ट फ्रॉम द अदर अफगान ग्रुप्स। जो दूसरे अफगान ग्रुप थे, उसमें तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी उनकी। एज इट वाज डोमिनेटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ नॉर्दर्न अलायंस। it was alienated not only from the Taliban but also from the most of the Pashtun who constitute the largest ethnic community। मतलब जो गवर्नमेंट बनी है, वो तो ट्रू अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही थी। फिर वो बस यूएस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगी? लोगों को कोई सपोर्ट ही नहीं थी उसको। At strategic level, the fundamental blunder committed by the US in Afghanistan was failure, at least initially, to distinguish between the Al Qaeda। देखो, अल कायदा अलग है, अल कायदा अलग है, तालिबान से अलग है। तालिबान को आपने बनाया है, वो पावर में थे। तालिबान को टेररिस्ट समझ के मारा जा रहा था। तालिबान को टेररिस्ट समझ के, वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है बेसिकली, जिसको आपने ही बनाया है, मुजाहिदीन ट्रेन करके सब कोल्ड वार में। तालिबान अलग है, अलकायदा अलग है, डिस्टिंग्विश ही नहीं किया उन्होंने। मारो भाई, ये भी टेररिस्ट हैं, जैसे इंडिया वाले कहते हैं। अच्छा, उसके बाद यूएस ने पूरी जो रिलायंस रखी ना अपने मिलिट्री पे, मिलिट्री के थ्रू तालिबान को डिफीट करना है। मिलिट्री के थ्रू तालिबान को डिफीट करना है। शायद सोवियत से उन्होंने सबक नहीं सीखा। सोवियत भी यही करना चाहती थी, मिलिट्री के थ्रू तालिबान को डिफीट करना चाहती थी, फेल हो गई। उसके बाद आता है तालिबान रेजिस्टेंस टू अमेरिकन मिलिट्री ऑक्यूपेशन के दर्द स्ट्रेंथ आल्सो बिकॉज ऑफ वाशिंगटन मिसगाइडेड अटेम्प्ट टू ट्रांसफॉर्म एन एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस अफगान सोसाइटी बाय इम्पोजिंग वेस्टर्न लिबरल एंड कल्चरल वैल्यू। क्योंकि आपको पता है तालिबान की अफगानिस्तान की सोसाइटी या उनके कल्चर थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे। अभी जैसे गर्ल्स एजुकेशन बैन है वहां पे, वुमेन एम्प्लॉयमेंट बैन है। तो आप अफगानिस्तान की जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं, उनको आप लिबरल ऑर्डर में चेंज नहीं कर सकते। उनको आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन वहां पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं। आप ग्राउंड रियलिटीज पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है ड्यूरेबल पीस के लिए। देखो, किसी भी एरिया में अगर ड्यूरेबल पीस करना है ना, तो आपको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ती है। ये हमारी भी गलती है। अपने फाटा में वो जो वार टोन एरिया होते हैं ना, जहाँ पे वार होती है, वार के बाद उस एरिया की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ती है। जैसे जापान वर्ल्ड वार टू के बाद देखो क्या हालत थी। देखिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हुई वहां पे, अब देखिए जापान। तो एक वार वाले एरिया में वहां पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ती है। ये हमारी भी गलती है। हमने अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में भी नहीं किया हमने, और फाटा में भी नहीं किया हमने। वहां से वापस वो टेररिस्ट एलिमेंट्स वहां से रीजनरेट हो रहे हैं। हाँ जी। यूएस शिफ्टिंग प्रायोरिटीज फ्रॉम काउंटर टेररिज्म टू ग्रेट पावर कंपटीशन। देखिए, एक ही लेक्चर में, एक ही टॉपिक में हम कितनी सारी एरियाज देख रहे हैं। यही एसेंस होता है एक टॉपिक का, एक यही एसेंस होता है। उसके मल्टीपल डायमेंशंस कवर होने चाहिए आपके आंसर में, मल्टीपल डायमेंशंस। In the post-withdrawal scenario, the US long-term strategy of counter-terrorism for South Asia redirected towards countering the rising influence of China in the region. This shift requires re-evaluation of the US alignments in South Asia. The US finds Pakistan
Geostrategic location, both moon and burden. Traditionally, Pakistan, from its position as a crucial ally for US, receiving substantial military and economic aid, could not secure its vital status in US new strategy of pivoting towards great power competition. क्योंकि अब great power competition स्टार्ट हो गई है. Great power competition, great power competition किसके बीच में? चाइना एंड यूएस के बीच में. यूएस ने साउथ एशिया से अब किया है फोकस शिफ्ट. अब है इंडो पैसिफिक रीजन, पावर थिएटर बना हुआ है वहां पे. इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन पावर थिएटर बना हुआ है वहां पे. चाइना की राइस को कर्टेल करने के लिए, चाइना की राइस को कर्टेल करने के लिए इंडो पैसिफिक पॉलिसी आई है यूएस की. 2022 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ द यूएसए जो बाइडेन बाइडेन ने दी थी, उसमें इन्होंने चाइना को लेबल किया है जियो पॉलिटिकल चैलेंज. उसी पॉलिसी की बेसिस पे क्वाड ऑकस बनी हुई है इंडो पैसिफिक रीजन में. जब यूएस की फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है तो पाकिस्तान की भी अब नीड नहीं है यूएस को. हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन अफेयर्स में नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. नेशनल इंटरेस्ट अब यूएस का कोई भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है. हमेशा अफगानिस्तान के लीज से थ्रू देखा है यूएस ने पाकिस्तान को. जब अफगानिस्तान में नीड होती है यूएस को, फिर वो पाकिस्तान के पास आता है. अफगानिस्तान से तो विड्रॉ हो गया ना. अब चाइना की कंटेनमेंट करनी है. चाइना की कंटेनमेंट करने के लिए पोटेंशियल अलाय कौन है? इंडिया है ना. इसी वजह से इंडिया को उन्होंने क्वाड में भी इंक्लूड किया हुआ है. क्वाड में पोटेंशियल अलाय इंडिया है. तो पाकिस्तान की कोई नीड नहीं है अब. ठीक है. As the US revised its policy, revised कौन सी policy? Shifting from South Asia to Indo-Pacific region. This new approach brought a significant shift in the regional dynamics of South Asia. जैसे ही यूएस यहाँ से साउथ एशिया एशिया से गया है, यहाँ पे क्रिएट हो गया पावर वैक्यूम. पावर वैक्यूम, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है. इस पावर को अब फिलअप कर रही है चाइना. इस पावर को फिलअप कर रही है चाइना. In this scenario, Pakistan must reassess its policy and aligns with the region and the beyond. The US new priorities have political, security and economic implications. देखो, यूएस की जो यहाँ से शिफ्टिंग हुई है ना टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, या इंडिया को अपना एलाय बनाना, उसके इम्प्लीकेशंस भी हैं पाकिस्तान पे या साउथ एशिया पे. साउथ एशिया में पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया. टेररिस्ट एलिमेंट्स, ये टीटीपी वाले खुलेआम अटैक्स कर रहे हैं. माइग्रेशन का इशू. पावर वैक्यूम का एग्जांपल, पावर वैक्यूम क्या होता है देखो समझो. अफगानिस्तान से या साउथ एशिया से यूएस विड्रॉ करती है तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा. यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा ना पावर का. पावर का. ठीक है. या फॉर एग्जांपल इस तरह से समझो, घर में अब्बाजी होते हैं, चले जाते हैं, बच्चे लड़ते हैं, मसला करते हैं, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी तो नहीं है ना कोई भी. हाँ जी. The power vacuum left by the US in Afghanistan has led to the increased instability and security challenges for the neighboring countries, especially Pakistan and India. यहाँ से यूएसए जैसे गया है अफगानिस्तान से, अब सिक्योरिटी थ्रेट्स में भी इंटेंसिटी हो गई है. An abrupt withdrawal and absence of an inclusive government, the political and humanitarian crisis in Afghanistan has resulted in a surge of refugees seeking asylum in neighboring countries, particularly in Pakistan. क्योंकि देखो, कोल्ड वॉर में जो आपने देखे ना पाकिस्तान में अफगानीज कितने हैं. जो चाय के दुकान है, ये हमारे केपीके वाले थोड़ी हैं. ये अफगानिस्तान से ही आए हुए थे कोल्ड वॉर में, या वॉर ऑन टेरर हुई, कि वॉर ऑन टेरर हुई, या इवन जब दोहा अकॉर्ड के बाद यूएसए विड्रॉ कर रही थी, वो देखा ना एयरपोर्ट्स के सिनेरियो, किस तरह से वो जहाज के टायरों में भी ना लटके हुए थे. आपने वो सीन्स देखे ना 2021 में, जैसे यूएसए विड्रॉ कर रहा था, एयरपोर्ट पे सारी अवाम आ गई थी. वो जहाज के टायरों में भी ना उन्होंने
लटके जा रहे थे। ये वाली सिचुएशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, सिक्योरिटी इश्यूज। In addition to this, there was a potential fear of Afghanistan became a haven for the terrorists and extremists like Al Qaeda and ISIS, which can undermine the regional security, particularly causing a serious threat to Pakistan's security. और जैसे ही यूएसए गया ना, हम बड़े खुश हो रहे थे कि अब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, और हमारी इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में ज्यादा होगी। बहुत बहुत देखो, हमारी पोस्ट पोस्ट यूएस पॉलिसी या पोस्ट विड्रॉल पॉलिसी हमारी कोई भी नहीं थी, वो ना आज तक है। सबसे ज्यादा फॉरेन पॉलिसी फेलियर जो आता है ना हमारा, पोस्ट यूएस पॉलिसी कोई हमने बनाई ही नहीं थी। हमने कोई भी नहीं बनाई थी कि अगर यहाँ से यूएसए चला जाता है तो क्या होगा, आप किस तरह से तालिबान को डील करेंगे। या टीटीपी है, उसको तो आप फ्री हैंड मिल गया ना, यूएस तो है नहीं वहां पे टीटीपी को कर्टेल करने के लिए। अब आप खुद ही हो बस। वो टीटीपी के साथ रिलेशन है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के, तालिबान के। सिंस 2021 देयर हैव बीन अ वेव ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान। और जैसे ही अफगान इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक देखे, चाइनीज पेवर अटैक्स कराची में हुआ था। The frequent terrorist attacks in Balochistan and KPK point out Pakistan's concern about the TTP's consolidated position in Afghanistan during the Taliban government. और जैसे ही देखो, तालिबान ने भी हमसे धोखा किया है। दोहा अकॉर्ड में ना, दोहा अकॉर्ड में क्लियरली तालिबान ने कहा, दोहा अकॉर्ड में, कि अफगान सॉइल अब यूज नहीं होगा किसी भी स्टेट के अगेंस्ट। ये लिख के दिया है तालिबान ने। और जैसे ही यूएस ने विड्रा किया है, कौन सा दोहा अकॉर्ड, कौन सा एग्रीमेंट, कौन सा दोहा अकॉर्ड, कौन सा एग्रीमेंट, ठीक है। Pakistan also concerned that TTP's potential alliance with Al Qaeda will endanger the Pakistan security, क्योंकि अल कायदा भी अब आ गई वहां पे अफगानिस्तान में, टीटीपी उसके साथ मिली हुई है। तो पूरा हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है ना, अब वो वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। अब आती है चाइना की इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया में। यहाँ तक क्लियर है सबको, एक टॉपिक में कितनी डायमेंशंस होती हैं। ये लोकल मैगजीन्स में आप जो पढ़ते हो ना, आपको अब आइडिया हो जाए लैंग्वेज से, और एक टॉपिक की डायमेंशन से। एक टॉपिक की डायमेंशंस कितनी हो सकती है। पूरी साउथ एशिया की हमने पॉलिटिक्स आज हम डिस्कस की है, पूरी साउथ एशिया की। जहां तक क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। अच्छा जी। हम्म। आफ्टर द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, इट्स इन्फ्लुएंस इज डिक्रीजिंग। साउथ एशिया की जो कंट्रीज है ना, अब कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे भी दुनिया में अब जो स्टेट्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। हर किसी को अपने इकोनॉमी की पड़ी हुई है, इकोनॉमी या क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज। अब यूएस को कोई ऑफर, मतलब क्या ऑफर कर सकती है। यूएस के पास कोई ऑप्शंस नहीं है अब। या यूएस जो है इकोनॉमिक रिलेशन तो रखती नहीं है, मिलिट्री रिलेशन रखती है। तो रीजनल कंट्रीज अब वार में या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। अब रीजनल कंट्रीज में कौन सी, अफगानिस्तान देखो, इकोनॉमिक इश्यूज है। श्रीलंका के अपने इकोनॉमिक इश्यूज है। बांग्लादेश का अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, या बांग्लादेश क्राइसिस हुआ है। पाकिस्तान खुद भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद बहुत ही बुरे हालात में है। तो यूएस के पास कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए। लेकिन अगर चाइना का देखें हम ना, चाइना वैक्यूम अब फिल कर रहा है। यूएस ने जो वैक्यूम क्रिएट किया यहाँ से विड्रॉ करके, रीजनल स्टेट्स के साथ, पाकिस्तान के साथ सीपे के, या बीआरआई है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए चाइना को, और चाइना वहां पे एक्टिवली काम कर रहा है अफगानिस्तान में। चाइना की ज्यादा इन्फ्लुएंस है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इन अफगानिस्तान।
ठीक है ना। चाइना को अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए ना अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए। फॉर दिस रीजन चाइना प्रेजेंट अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, मतलब जो प्रेजेंट अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है ना, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है। इवन एससीओ के थ्रू, एससीओ भी आता है यहाँ पे, एससीओ के थ्रू रशिया एंड चाइना मिलके अफगानिस्तान और साउथ एशिया में असर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में एससीओ के थ्रू रशिया एंड चाइना असर्ट कर रहे हैं साउथ एशिया में। In contrast, the USA seems to have distanced itself from taking responsibility for Afghanistan. तो यूएसए कहता है अब हमारा अफगानिस्तान में कोई लेना देना नहीं है, खुद देखो। A country that was under its military, strategic and economic influence over the 2 decades. मतलब 20 साल यहाँ पे रह रहा है, अब कह रहा है कि कोई देख लो खुद, आपस में लड़ो मरो, मैं कोई काम नहीं है। Afghanistan's neighbor, especially Pakistan, have little choice but to address the challenges emanating from the Afghanistan. और अफगानिस्तान से जो हमें वेस्टर्न बॉर्डर से जो चैलेंजेस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली टीटीपी, अलकायदा, आईएसआईएस वाले, उनको डील करना है। China, recognizing its strategic interests, has become a key stakeholder in Afghanistan, engaging diplomatically to address the critical issues between Pakistan, Afghanistan and China. अब चाइना आ गया है वहां पे अफगानिस्तान में, और एंटायर गवर्नमेंट के साथ चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंगेजमेंट है उनकी। By engaging with Afghanistan, China established itself as a major regional power, committed the peace, stability and economic opportunity. अब जो यूएस को रिप्लेस किया है साउथ एशिया में चाइना ने, पाकिस्तान के साथ रिलेशन है, श्रीलंका, बांग्लादेश और यहाँ से अफगानिस्तान, सवाए इंडिया के साथ। इंडिया अकेला ही है, बाकी इंडिया के साथ ट्रेड भी है, पता है आपको, इंडिया के साथ ट्रेड भी है चाइना का। इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान। अब ये जो इंडो यूएस रिलेशंस है ना, इसके कुछ इम्प्लीकेशंस भी हैं पाकिस्तान के लिए। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए ने अपनी मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक शिफ्ट किया है टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन, और वहां पे इंडिया को एलाई बनाया हुआ है इन इंडियन ओशन, और क्वाड में भी इंक्लूड किया हुआ है, क्वाड में, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग में भी, क्वाड, क्वाड में भी इंक्लूड किया हुआ है जी। The post-withdrawal scenario, increasing Indo-strategic ties is one of the most significant aspects. Historically, U.S. strategy in South Asia has favored India with significant strategic convergence. But since its exist, this convergence has been boosted. अब इंडिया के साथ उन्होंने किए हैं मिलिट्री एग्रीमेंट साइन। सबसे पहले आ जाता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट्स। इसी तरह से एक और भी है कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। All these agreements aimed at enhancing military cooperation, intelligence sharing, and technology transfer, and significantly increasing India's defense capabilities. देखो मिलिट्री एग्रीमेंट्स विद इंडिया जो है ना, या इसकी एनहांसमेंट है मिलिट्री कैपेबिलिटीज की, ये बैलेंस ऑफ पावर पे इम्पेक्ट करती है। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, बीओपी जिसे हम कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। इंडिया और पाकिस्तान का मिलिट्री पावर, इंडिया और पाकिस्तान का मिलिट्री पावर, इसमें बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। जब यूएस ने इंडिया को अपना एलाई बनाया हुआ है या मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे रहा है, उससे क्या होगा, इंडिया की पावर ज्यादा होगी। जब पावर शिफ्ट होगी टुवर्ड्स इंडिया, तो क्या हो जाता है, आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है, आर्म्स रेस, आर्म्स रेस टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पावर। और आर्म्स रेस में सबसे ज्यादा क्या होता है, मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज या डिफेंस बजट इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है, इसके इम्प्लीकेशंस पे आते हैं पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान ने बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए चाइना को एलाई बनाया हुआ है। रशिया भी आ गया है यहाँ पे, रशिया भी आ गया है। तो ये थी आपकी पूरी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स। मुझे बताओ, समझ आया आपको? सारे बताओ मुझे, क्लियर हुआ आपको सबको? अहमद, सायमा, अलिया, अलीना, अमरीन, आमना, बिलाल, रुबाब, फरवा, हफ्सा, हसन, मेरा, इर्तिजा, कायनात, कोमल, लाइबा, मलिहा, मरियम, आसिफ, मुसव्वर, समी, सीरत, शफक, सिद्रा, सुमन, यशवा और जैनब। सारा साल लगा दिया। अच्छा, सबसे पहले मुझे जो है ना, आप फीडबैक दो, फिर आपकी क्वेश्चंस मैं आपको डील करता हूँ। Recording stopped.